बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटेंस के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल से। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमें जो ट्रांसमिशन लाइन गिवन है ये बेसिकली एक थ्री फेज़ डबल सर्किट लाइन है। थ्री फेज़ डबल सर्किट लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास एक टावर है और उसके ऊपर दो थ्री फेज़ सर्किट्स जा रहे हैं। इसकी डायग्राम्स हम पहले भी देख चुके हैं, तो अगर हमें इसकी फिगर बनानी हो, यानी एक टावर है और उसके ऊपर आपके पास इस तरह क्रॉस आर्म्स हैं और दो सर्किट्स जा रहे हैं, यानी आपका एक फेज़ इस साइड पे है। ये ज़रूरी नहीं इस तरह हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा बेंड कर रहा हूँ ताकि यहाँ आपको नज़र सही आ सके। सो अभी यहाँ पे आपका एक सर्किट इस तरफ है और एक सर्किट इस तरफ है। इस एक सर्किट का मतलब ये है कि यहाँ पे ए बी सी तीनों फेज़ मौजूद है और यहाँ पे भी ए बी सी फेज़ मौजूद है। सो अभी अगर आप कन्फिग्रेशन देखें तो जो लेफ़्ट साइड पे कन्फिग्रेशन इसमें ए फेज़ इधर है, बी है, सी है, जबकि इधर जो कन्फिग्रेशन इसमें ए यहाँ नीचे आ रहा है जिसको हमने ए डैश कहा हुआ है, बी यहाँ सेंटर में है और यहाँ पे है सी डैश। सो ये हमारे पास होगी थ्री फेज़ डबल सर्किट लाइन। उसके बाद अब इसके अंदर मज़ीद एक और जो कम्प्लेक्सिटी है वो ये है कि हमारे पास हर फेज़ के लिए एक कंडक्टर नहीं है बल्कि हर फेज़ के लिए दो कंडक्टर्स हैं। यानी अब अगर आपका यहाँ पे इस सर्किट के अंदर ए फेज़ जा रहा है तो उसके लिए आपने दो कंडक्टर यूज़ किए हुए, यानी आपने बंडल कंडक्टर्स इस्तेमाल किए हुए हैं। सो अब आपके जो कंडक्टर्स हैं, यानी ए के जो बंडल कंडक्टर है और इसी तरह सी डैश, इनके दरमियान जो फासला है वो 11 मीटर है। ए और बी के दरमियान ए और बी के दरमियान जो है वो डिस्टेंस अभी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ए बी जो है वो ए के एग्जैक्टली नीचे नहीं आ रहा। सो अब हम क्या करेंगे कि ये प्रॉब्लम हमने पहले जब हमने ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस निकाली थी तो उसमें इस तरह का एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था। तो अब यहाँ पे भी हमने वही मेथडोलॉजी इस्तेमाल करनी है। तो हमारे पास दो मेन चीज़ें होती हैं, एक होता है जीएमडी और एक होता है जीएमआर अगर हम इंडक्टर्स कैलकुलेट करें। सो अब जो जीएमडी है वो दोनों के केसेस में दोनों के केसेस में सेम रहेगा। सो अब जीएमडी निकालने का तरीका क्या होगा कि जीएमडी हम देख चुके हैं कि हम जीएमडी के जो एक्सप्रेशन होती है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है उन डिस्टेंसेस का जो कि एक फेज से दूसरे फेज के दरमियान होंगे। यानी अब अगर आपने यहाँ पे टर्म्स लिखनी है जीएमडी के अंदर तो आप ए और सी डैश, ए और बी डैश, ए और बी और ए और सी, यानी ये चार डिस्टेंस आपके एक टर्म के अंदर आ जाएंगे, यानी एक आप ब्रैकेट लिख लेंगे उसमें ये टर्म्स आ जाएगी। इसी तरह आपका बी का ए से फासला, बी का सी से फासला, बी का सी डैश से फासला और बी का ए डैश से फासला। तो आप इसमें ये ध्यान दें कि आपने इस ए फेज, अब यहाँ पे ए फेज और यहाँ पे ए डैश फेज जो है ये दोनों सेम फेज है, तो इन दोनों के जो दरमियान फासला है वो आपने जीएमडी के अंदर नहीं लिखना। तो अगर मैं इसको बिल्कुल इनिशियल स्टेप से स्टार्ट करूं तो मेरे पास टोटल जीएमडी की जब मैं लिखूंगा एक्सप्रेशन तो टोटल मेरे पास उसमें 24 फंक्शन जो होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। यानी अगर मैं इसको बिल्कुल इनिशियल स्टेप से करूं तो मेरे पास जो अभी रिजल्ट आएगा उसमें मेरे पास पहला एक एक्सप्रेशन आनी है डी ए बी की, और डी ए बी और डी बी ए ये दोनों क्या है, सेम है। तो हमने अगर दो एक एवेलुएट कर लिया तो इसका मतलब ये दोनों एवेलुएट हो गया। इसी तरह डी ए सी, डी सी ए, डी ए डैश बी, डी बी डैश बी ए डैश, इसी तरह डी ए डैश सी इज इक्वल टू डी सी ए डैश। और अब हमने ए फेज़ मुकम्मल कर लिया है तो अब ए का यहाँ पे हम जो
देखें ये पहली टर्म जो है ये हमें ये बता रही है कि जो सर्किट 1 है उसमें ए और बी का आपस में क्या फासला है, लेकिन सर्किट 1 का जो ए फेज़ है उसको सर्किट बी के सर्किट जो 2 है उसके बी फेज़ के साथ बी डिस्टेंस हमने मेंशन करना है। यानी यहाँ पे बी डैश ए डी ए सी डैश और डी सी डैश ए, इसी तरह डी ए डैश। ये देखिए इसका हमने सर्किट 1 के फेजेस के साथ यहाँ मेंशन कर लिया। अब हमने इसको इसके अपने जो सर्किट है उसके फेजेस के साथ मेंशन करना है, डी ए बी डैश और डी ए डैश सी डैश। सो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा डी बी डैश ए डैश और डी सी डैश ए डैश। तो अभी हम देख लेते हैं हमने कितनी टर्म्स लिख ली हैं। तो हमने यहाँ पे तकरीबन 16 टर्म्स को मेंशन कर लिया। तो अब एक और हमारे पास ये है कि अब हमने बी और सी को आपस में रिलेट करना है। तो अब हम बी और सी को कैसे रिलेट करेंगे, यानी अब हम लिखेंगे बी सी और ये सी डी के बराबर होगा। इसी तरह डी बी डैश सी और डी सी बी डैश और डी सी डैश बी और डी सी। इसमें डी बी सी, डी बी डैश सी, डी सी बी और लास्ट में हमारा आएगा ये चीज़। तो ये ज़रूरी नहीं ये सारे स्टेप्स आपने करने हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि अगर आपको बिल्कुल जो फाइनल रिलेशन है वो अगर याद नहीं है तो आपने जीएमडी के केस में ये याद रखना है कि जीएमडी के अंदर हम वो डिस्टेंसेस निकालते हैं जो आपका एक फेज से दूसरे फेज के दरमियान में आ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने वो सारे डिस्टेंसेस लिख लिए हैं और सबस्क्रिप्ट्स को अगर आप चेंज भी कर दें क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब है डी ए बी और डी बी ए सेम होगी। तो आप एक्चुअल देखें आपने 12 कैलकुलेशंस करनी है और बाकी 12 जो है वो आपके पास आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये हमने निकालने किस तरह से डिस्टेंसेस। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अभी हमारे पास अगर मैंने ए और सी डैश निकालना है तो यहाँ पे आप देखें कि ये डायरेक्ट डिस्टेंस हमें क्या है गिवन है। ये हमारे पास कितना आ रहा है ए और सी डैश का, तो ये हमारे पास आ रहा है 11 मीटर। इसका मतलब है ए और सी डैश का यानी ए और सी डैश ये मेरे पास डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये मेरे पास कितने हैं 11 मीटर है। जबकि इसी तरह अगर हमने ये डायरेक्ट बाकी जो डायरेक्ट बन रहे हैं जिसमें हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे सी और ए डैश यानी सी और ए डैश की टर्म हमने कहाँ पे लिखी है ये चीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट कितना डिस्टेंस बन रहा है, ये हमारे पास 12.5 मीटर बन रहा है। तो यहाँ पे ये आ गया। इसके अलावा बाकी और कोई भी डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं है। अब जब हमने बाकी निकालने हैं तो मैं यहाँ पे इसी पेज के ऊपर कुछ ट्रायंगल्स बनाऊंगा जिसके ज़रिए मैं ये चीज़ निकालूंगा। अब देखें एक्चुअल कंडक्टर मेरे पास यहाँ पे हैं इस तरह से करके, लेकिन अगर आप इस एक स्ट्रेट लाइन को कंसिडर करें, ये जो सेगमेंट बन रहा है और इसको ड्रैग करके आप इसके ऊपर लाएं तो अब इसका मतलब ये होगा कि ये अगर ऊपर 11 मीटर है और ये एग्जैक्टली 11 मीटर आप इसके ऊपर लेकर आए तो 16.5 मीटर जो ये सेगमेंट है इसमें से 11 मीटर तो कवर हो गया। बाकी जो हमारे पास 5.5 मीटर बचेगा उसका आधा हिस्सा इस साइड पे आएगा और आधा हिस्सा ही इस साइड पे आएगा। तो अब हमने जो डिस्टेंस निकालने, फॉर एग्जांपल अगर मैंने डी ए बी निकालना है तो डी ए बी निकालने के लिए मैं इस ट्राइंगल का इस्तेमाल करूंगा, ये और ये एक ट्राइंगल ये। तो ये जो इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज बन रही है ये मुझे बताएगी कि इस हमारे पास डी ए बी क्या है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए और ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है 7 मीटर ये मेरे पास ऑलरेडी है। तो यानी डी ए बी निकालने का मतलब है कि मुझे इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज निकालनी है,
तो इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सो अंडर रूट यहाँ पे 7 का स्क्वायर, और ये फासला कितना होगा, क्योंकि हम 11 को जब यहाँ नीचे लेके आते थे तो जो पीछे 5.5 बचता था उसका दोनों को हमने क्या कर लिया था, दो हिस्सों में उसको डिवाइड कर लिया था, आधा हिस्सा इधर आएगा, आधा हिस्सा इधर आएगा। तो 5.5 को 2.75 उसका हाफ बनता है, तो इसका मतलब है 2.75 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास DAB कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि हमारे केस में आता है 7.52। तो DAB और DBA ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब है जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे सारे डिस्टेंसेस, इसमें हम देख सकते हैं कि DAB और DBA ये हमारे पास 7.52 मीटर के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अब मैंने अगर D और DAC निकालना है, यानी यही लाइन आप इस तरह नीचे करके लाइन ड्रैग, और अब आपने ये ट्रायंगल बनती है, इसका आपने हाइपोटेन्यूज निकालना है। सो अब इसमें आप देखें कि आप अगर जो ये नीचे वाली लेंथ ये है 12.5, इसका मतलब है इस 11 वाले को आप जब इसके ऊपर ड्रैग करके लाएंगे तो आपके 11 इस 12.5 में से 11 तो कवर हो जाएगा, और पीछे कितना रह गया 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर का हाफ इस साइड पे आएगा और हाफ इस साइड पे आएगा, तो यानी ये जो आपके पास लेंथ है ना, ये आपके पास कितनी आ जाएगी 0.75। सो और ये लेंथ हमारे पास कितनी होगी 7 + 6.5, तो यानी DAC जब मैं निकालूंगा तो ये आएगा अंडर रूट 13.5 का स्क्वायर। 13.5 कैसे आया, 7 और 6.5, और ये 0.75 यहां से आ जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास आ रहा है 13.52 मीटर। सिमिलरली अब यहाँ पे जो हमने डिस्टेंसेस लिखे हैं उनमें हम इसको नोट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमने कितनी टर्म्स फाइंड कर ली। तो DAC हमारे पास सी सेकंड पे लिखी हुई है, ये हमारे पास कितना आया था 13.52। अब इसी तरह बाकी टर्म्स को भी आप निकालेंगे, मैं यहाँ पे सारे टर्म्स को अभी यहाँ पे नहीं डिफाइन करूंगा, जो अभी इसका आगे सोल्यूशन आएगा उसमें इनके सबका मेथडोलॉजी लिखी हुई तो हम डायरेक्ट देख लेंगे। लेकिन अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसको हम कैसे निकाल रहे हैं, कि आपने जो लोअर जो स्मॉलर लेंथ होगी या स्मॉलर सेगमेंट होगा उसको लार्जर सेगमेंट के ऊपर ड्रैग करके लाना है। तो जो लार्जर सेगमेंट होगा उसका कुछ हिस्सा कवर हो जाएगा और बाकी हिस्सा जो बच जाएगा वो उसको दो हिस्सों में दोनों साइडों पे हाफ हाफ करके आपने डिवाइड कर लेना है। सो अब हमने क्या किया कि हम एक्चुअल में ये जो सारे डिस्टेंसेस हैं इनको हमने निकाल लिया है। तो अब हमने क्या करना है कि जब हमने GMD कैलकुलेट करना है, अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं याद तो आप क्या करेंगे कि इन सारे डिस्टेंसेस को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे ये सारे डिस्टेंसेस क्या, DAB, DAC, DAB डैश, DAC डैश, इसी तरह करके ये आप टोटल लिखेंगे तो ये आपके पास 24 टर्म्स बनेगी, यानी 24 डिस्टेंसेस आप क्या कर रहे होंगे मल्टीप्लाई और सो अब ये जितनी टर्म्स आपकी स्क्वायर रूट के अंदर आ रही होंगी उतना ही आपने यहाँ पे रूट लेना है। यानी आपकी अगर 24 टर्म्स आ रही हैं तो आपने यहाँ पे 24th रूट लेना है। ये प्रोसीजर में भी थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन अगर आप जो है फाइनल रिलेशंस भूल जाते हो तो उसमें आपने इस तरीके से करना है कि जब भी आपने GMD कैलकुलेट करना है तो आपने हर फेज का दूसरे फेज से फासला देखना है, और GMD के अंदर सेम फेजेस के दरमियान का डिस्टेंस आपने नहीं करना, यानी DAA डैश नहीं हो सकता और DBB डैश नहीं हो सकता, DCC डैश नहीं हो सकता, और इसी तरह वाइस वर्सा, यानी आप DA डैश ए भी नहीं कर सकते। तो ये 6 टर्म्स उसमें नहीं आएंगी, लेकिन जो बाकी टर्म्स हैं जैसे कि AC डैश, C डैश ए, ये सारी आएंगी। सो जब आप ये चीज़ कर लोगे तो आपके पास GMD आ जाएगा, यानी आपके पास स्क्वायर रूट में यहाँ पे
24 टर्म्स आ रही हैं, और इन 24 को आपने फिर जो रूट आपने बाहर लिया है वो कितना आ रहा है, 24th रूट आ गया। अब हम इस प्रॉब्लम को उस तरह से सॉल्व करते हैं जिस तरह हमने डेरिवेशन की थी। हमने डेरिवेशन जब की थी तो अगर आप इंडक्टेंस वाले लेक्चर को दोबारा देखें तो उसमें आप देखेंगे कि जो टर्म्स जिनके अंदर हमारा ए और बी फेज आ रहा था, ए और बी फेज कौन कौन सी टर्म्स शामिल कर रही हैं, ए बी डैश, ए डैश बी और डी ए डैश बी डैश, यानी ये 4 टर्म्स। एक्चुअल में ये 8 बनती हैं। 8 कैसे बनती हैं कि अब आप बी को भी उलट करके लिखें, डी बी ए डी बी डैश ए, लेकिन एक्चुअल में अभी फॉर टाइम बीइंग हम ये 4 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो रिपीट हो रहा होता है, तो एक्चुअल में इसी का स्केयर वो आ रहा होगा। सो अब आपने जो हमने रिलेशन डिराइव किया था उसमें हमने बेसिकली क्या किया था कि हमने ए बी के जो जो फैक्टर आते थे उनको इकट्ठा कर लिया था, इसी तरह ए सी के जो फैक्टर आते थे उनको इकट्ठा कर लिया था, और बी सी के फैक्टर जो आते थे उनको इकट्ठा कर लिया था। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो पूरी होगी ना, इसको हमने एक नाम दे दिया था, इसको हमने कहा था डी ए बी, यानी कैपिटल डी कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है, और ए बी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में है। इसी तरह ए और सी की जो टर्म्स होंगी उनको इकट्ठा करके आपने एक नाम दे दिया था डी ए सी, और इसी तरह बी और सी की जो टर्म्स थी उनको आपने नाम दे दिया डी बी सी। अब अगर तो आप यहाँ पे डी बी ए डी सी ए डी सी बी भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, यानी सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि अब आपकी अगर यहाँ पे 6 टर्म्स, यानी अभी आपने क्या करना है, जब आपने डी ए बी निकालना है तो बेसिकली आप डी ए बी कैसे निकाल रहे होगे, आपके पास डी ए बी की जो टर्म है इसके अंदर मजीद 4 टर्म्स आ रही हैं, तो डी ए बी आप कैसे निकालोगे कि आपने इन्हीं 4 टर्म्स को यहाँ पे लिख लेना है, ए डैश बी डैश डी ए डैश बी डी ए बी और डी ए बी डैश, ये 4 टर्म्स आई। अब स्क्वायर रूट के नीचे स्क्वायर रूट में 4 टर्म्स आ रही हैं, तो जो रूट भी आप लोगे वो भी क्या लिखेंगे, 4th। इसी तरह अगर डीबीए लिखते हैं तो डीबीए में भी यही 4 टर्म्स आ रही होंगी और उसका भी रूट क्या लेंगे, 4। तो अब आपने क्या कर लेना है, सारों का अलग अलग क्या कर लिया, आपने रूट कैलकुलेट कर लिया। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, उनका इकट्ठा आपने, क्योंकि ये सारी एक स्क्वायर रूट के नीचे आ रही होंगी, तो आपने इनका रूट इकट्ठा करके कर लेना है। तो अब हम इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन जो फार्मूला भी हम फॉलो करेंगे उसमें हम डी ए बी और डी बी ए दोनों को नहीं लिखेंगे, बल्कि हम एक को लिखेंगे और उसी के मुताबिक अब जो हमारा फाइनल रूट आएगा वो भी इस लिहाज से कम हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको स्टार्ट में ये चीज़ समझाई है, ये बेसिकली ये सबसे सिंपलेस्ट वे है, यानी आपको सिंपलेस्ट वे इस लिहाज से है कि आप सारे डिस्टेंसेस लिखो और आप इस चीज़ को बॉदर नहीं करो कि भाई ये इसको रिपीट लिखना है नहीं लिखना, बस आप सारे लिख दें जितने भी आ रहे हैं, जितनी टर्म्स बनती हैं। सिर्फ इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने सेम फेजेस के दरमियान डिस्टेंस को नहीं मेंशन करना, बाकी हर डिस्टेंस को आपने यहाँ मेंशन किया, और जितनी यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स आ रही है उतनी आपने यहाँ पे क्या कर लिया है, रूट ले लिया है। सो अब हमारे पास जो ये देखें डी ए बी उसी मेथोडोलॉजी से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है। डी ए बी के लिए हमने क्या किया है, जो कैपिटल डी ए बी है कि हमने ये जो डिस्टेंसेस निकाले हैं इनको हमने चारों को लिखा और इनका 4th रूट ले लिया। इसी तरह हमने डी ए सी के लिए करना है, डी ए सी के लिए भी इसी तरह आपने क्या किया कि आपने डिस्टेंसेस सारे निकाल लिए जिस मेथोडोलॉजी से स्टार्ट में बताया गया है, और आपने एट द एंड उन सारे डिस्टेंसेस को लिख के इसका 4th रूट ले लिया, और फिर आपने इसी तरह करके डी बी सी निकाल लिया, यानी डी बी सी आपने सारे डिस्टेंसेस निकाल के डी बी सी आपने किस तरह निकाला कि आपने उन सारे डिस्टेंसेस को अंडर रूट के नीचे लिख के 4th रूट ले लिया। तो अब यहाँ पे यानी अब अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने डी ए बी डी बी सी और डी ए सी या सी ए जो भी आपके ये 3 निकाल लिए। अब आपने इनके अंदर ऑलरेडी 4 रूट निकाली। अब अगर आप सिर्फ इन तीनों टर्म्स को इस्तेमाल करते हो क्योंकि बाकी टर्म्स इसी का रेप्लिका है, तो आप इन तीनों को अगर यूज करते हो तो यानी एक्चुअल जो जी एम
डी इक्विवेलेंट जब आप निकालोगे तो अब आप अगर इन तीनों टर्म्स को सिर्फ इस्तेमाल करते हो तो यानी आप यहाँ पे लिखोगे डी ए बी, डी बी सी, डी सी ए। तो यहाँ पे आपने जो रूट लेना है वो कितना होगा 3, क्योंकि स्क्वायर रूट के नीचे कितनी टर्म्स आ रही हैं 3। लेकिन अगर आप जैसे मैंने बताया कि आप इसमें डी बी ए, डी सी बी, डी सी ए यानी वो डिस्टेंसेस भी शामिल कर सकते हो, तो फिर यहाँ पे नीचे कितनी टर्म्स आ जाएंगी 6। तो आपको यहाँ पे जो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा वो भी कितना लेना पड़ेगा 6। 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे हर टर्म का स्क्वायर आ रहा था और यहाँ आपने बाहर जो 6 लिखा हुआ था तो वो कैंसिल आउट होकर आखिर में 3 बचता है। तो ये जो डेरिवेशन है ये हम इंडक्टेंस जब हमने कैलकुलेट की थी तो उस वक्त मैंने ये सारी डेरिवेशन की थी। आप उस लेक्चर को दोबारा देख के समझ सकते हैं कि ये चीज़ मैं अभी क्या बता रहा हूँ। सो यहाँ पे अब आपको दोबारा बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आपने डाटा ज़्यादा है उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि आपने बिल्कुल सिंपल जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं उसको देख के चलना है कि जीएमडी के अंदर आपने एक फेज का दूसरे फेज के साथ रिलेशन देखना है और सारे डिस्टेंसेस लिखने हैं, यानी ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, लेकिन उसके अंदर सेम फेज की टर्म्स नहीं आएंगी, यानी ए का ए डैश वाला डिस्टेंस जो होगा वो उसमें नहीं आएगा। तो आपने सारे डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई करना है और आपने आखिर में टर्म्स काउंट कर लेनी है। तो टोटल टर्म्स कितनी बनेगी 24 और आपने स्क्वायर रूट भी कितना ले लेना है 24। ये मेथड है अगर आप डायरेक्ट करें। अगर आप फार्मूलाज और उसके मेथड के कर रहे हो तो आपने फिर क्या करना है कि डी ए बी, डी ए सी और डी बी सी ये 3 निकाल के इनका आपने क्यूबिक रूट ले लेना है। सो अब हमारे पास जो जीएमडी इक्विवेलेंट बनेगा वो हमारे पास कैसे आएगा। जीएमडी इक्विवेलेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो इंटरनल टर्म्स है ये भी खुद भी जीएमडी है। तो जीएमडी इक्विवेलेंट का मतलब इसमें अब सारे जीएमडी जो हमने इंडिविजुअल फाइंड किए थे उनको शामिल कर दिया। तो आपने सारों का आंसर यहाँ पे लिखा और हमारे पास एट द एंड फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है 11.21 मीटर। अब हम आते हैं कि हमें जीएमआर कैसे फाइंड करना है। अच्छा, ये जो जीएमडी हमने फाइंड कर लिया है यही जीएमडी हम कैपेसिटेंस के लिए भी इस्तेमाल करेंगे जब हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, और यही जीएमडी हमने इस्तेमाल करना है इंडक्टेंस के लिए। लेकिन जब जो नेचुरल लॉग हम लिखते हैं उसके अंदर 2 टर्म्स आती हैं, यहाँ ऊपर जीएमडी आता है और यहाँ नीचे आइदर जीएमआर आता है या इसको आप डीएस कहते थे, और कैपेसिटेंस के केस में यहाँ पे इसको आप यानी इंडक्टेंस के केस में हम इसको जीएमआरएल बोलेंगे और कैपेसिटेंस के केस में यही चीज़ हमारे पास जीएमआर सी बन जाएगी। तो हमने देखा कि जीएमडी दोनों के केस में क्या है सेम निकलना है। अब जीएमआरएल और जीएमआर सी में क्या फ़र्क है इसमें देखें। पहली बात तो यह कि जीएमआर जब हमने निकालना है तो हमने फेजेस का आपस में जो डिस्टेंस बनता है वो देखना है। तो आपने स्टार्ट कैसे करना है कि आपने अज्यूम करना है पहले कि आपके पास अगर एक अकेला कंडक्टर था, अगर आपके पास एक इंडिविजुअल कंडक्टर था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये एक्चुअली जीएमआरएल की तरफ जा रहा हूँ। अगर मेरे पास एक अकेला कंडक्टर था तो इसका जो जीएमआर बनता था वो मेरे पास बनता था आर डैश, जो कि इक्विवेलेंट था आर इंटू ई रेज़ टू पावर -1/4 के। अब जब हमने इसमें मल्टीपल कंडक्टर्स डाल दिए, यानी इस अगले स्टेप में मैंने इसको क्या कर दिया, अब इसमें एक फेज के 2 कंडक्टर्स हैं, यानी ये एक फेज है ए और इसी फेज के अब हमने 2 कंडक्टर कर दिए। तो हमने क्या किया कि हमने एक का आर डैश निकाला, क्योंकि ये हमने अज्यूम किया हुआ है ये दोनों सेम कंडक्टर्स हैं, यानी दोनों के आर डैश क्या सेम है, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया था जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस था। लेट्स सपोज अगर ये डी है तो अब अगर आप इसका निकालेंगे बंडल कंडक्टर के लिए, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा आर डैश इंटू डी। और अब सपोज करें कि आपके पास एक और फेज मौजूद है, यानी इसी फेज का एक और सर्किट भी है और उसमें भी ये ए फेज मौजूद है। यानी अब आपके पास क्या है, इस तरह करके है ये चीज यहाँ पे मौजूद है, ये 2 कंडक्टर्स, और ये ए फेज इधर भी है, सपोज करें कि यहाँ पे भी है। तो अब आपने
एक के लिए निकाल लिया ना, अब आपको टोटल जो इस के लिए आपने GM R निकालना है ना, उसके अंदर सिर्फ इसमें मजीद आपने जो इन दोनों के दरमियान का आपस का फासला है उसको आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना। तो यानी जो एट द एंड मेरे पास GMRL निकलना है वो क्या आएगा, ये जो ऊपर मैंने बंडल निकाला है DS, तो DS बंडल को मैंने मल्टीप्लाई कर लेना है DAA डैश के साथ। तो अब देख लें कि अब क्योंकि इसमें अगर तो आप इसको यहाँ पे लिखते हो तो फिर तो यहाँ पे √3 बन जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो यहाँ पे सिर्फ फिर क्या, यानी आप DSB अगर लिखते हो तो इसमें ऑलरेडी स्क्वायर रूट आ रहा है, तो आपको यहाँ पे 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि आपके रूट के अंदर सिर्फ 2 डिस्टेंसेस आ रहे हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि इसमें डिस्टेंस के ये GMRL कैसे निकालना है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब भी बंडल कंडक्टर्स आएंगे, ठीक है, ये स्टेप्स हैं बेसिकली। आपने सबसे पहले अगर अकेला एक कंडक्टर दिया गया है तो उसका GMR कैसे निकलेगा, सिंपल आपने क्या किया, उसी कंडक्टर का R डैश लेंगे तो वो उसका GMR बनेगा। अगर एक फेज के मल्टीपल कंडक्टर्स हैं तो अब आप यानी बंडल कंडक्टर्स हैं तो फिर क्या तरीका होगा, फिर हर बंडल के कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफरेंट फार्मूला है, लेकिन अगर 2 कंडक्टर्स हैं तो उसका फार्मूला कैसे बनेगा कि एक का R डैश मल्टीप्लाई दोनों के दरमियान जो फासला है और उसका स्क्वायर रूट। और अगर हमारे पास यहाँ पे एक ही फेज के यानी यहाँ पे एक लाइन के ऊपर या एक पोल के ऊपर 2 सर्किट्स जा रहे हैं तो इसके मतलब उसके ऊपर 2 A फेज मौजूद हैं। तो अब आपने क्या किया, एक A फेज के लिए फार्मूला आपने देख लिया, दूसरे को इसमें शामिल करने के लिए सिर्फ आपने क्या करना है, इस डिस्टेंस को शामिल करना है जो इन दोनों के दरमियान या दोनों के सेंटर्स के दरमियान में। तो अब आपके पास ये चीज़ कवर होगी। सिमिलरली यही आप चीज़ कर सकते हैं अगर आपके पास यहाँ पे 3 आ जाते हैं, यानी आपके पास 3 अगर कंडक्टर्स होते तो इसका मतलब ये है कि पहले स्टार्ट आप यहाँ से करते, अकेले का R डैश होता, 3 के केस का एक फार्मूला है आप वो लिखते, और अगर एक और डबल सर्किट मौजूद होता और उस सर्किट के अंदर 2-3-3 की कन्फिग्रेशन, यानी यहाँ पे भी 2 हैं तो यहाँ पे 3-3 की कन्फिग्रेशन होती, तो सिंपल आपने क्या करना था, इनका फासला। अब आपने यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, अब आपने इंडिविजुअल कंडक्टर्स का फासला नहीं चेक करना बल्कि सेंटर टू सेंटर फासला चेक करना है, यानी इस बंडल के सेंटर का और इस बंडल के सेंटर का जो फासला बनेगा वो चेक करना है। तो क्योंकि जो प्रॉब्लम हम कैपेसिटेंस के लिए कर रहे हैं उसमें हम टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें इस प्रॉब्लम के अंदर जो कंडक्टर दिया गया है बॉब लिंक, इसको इस कंडक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो DS की वैल्यू है वो हम टेबल में से देखेंगे, और इसके बाद ये जो DS होगा ये एक इंडिविजुअल कंडक्टर का होगा, फिर हम क्या करेंगे उससे बंडल के लिए निकालेंगे, और बंडल के बाद हम क्या करेंगे GMR निकालेंगे। तो ये यहाँ पे इसी तरह से हो रहा है कि सबसे पहले क्या किया हुआ है इन्होंने कि हमने टेबल से DS निकाल लिया, ठीक है, हमारे पास DS की वैल्यू ये आ रही है, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास फीट में है। एक ही फेज के जो 2 कंडक्टर्स हैं इनके दरमियान में हमें जो फासला गिवन है वो कितना है, 18 इंच, और हमने कंसिस्टेंट यूनिट रखनी है। तो जो DS का डाटा हमें गिवन है ये हमें गिवन है फीट में, तो इसका मतलब ये है कि जो आपको यहाँ पे इंच गिवन है इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो, फीट में। तो हमें पता है कि एक फीट में 12 इंच होते हैं, तो उस लिहाज से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास जो 18 इंच है वो 1.5 फीट में कन्वर्ट हो गया। तो हमने पहला स्टेप, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको इंडक्टेंस के लिए 3 स्टेप समझाए थे, 3 स्टेप्स हमने क्या किए थे कि हमने पहले इंडिविजुअल कंडक्टर का निकालना है, वो हमने DS निकाल लिया, और वो DS हमारे पास कितना निकला हुआ है, वो हमारे पास जो हमने टेबल में से लिखा है 0.0470, तो ये हमने पहले स्टेप में ये चीज़ कर ली। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि एक ही फेज के जो 2 कंडक्टर्स हैं इनका आपस में जो डिस्टेंस है उसको यूज़ करके हमने बंडल का ओवरऑल GMR निकालना है। तो बंडल के लिए हम क्या तरीका करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के दरमियान फासले से। तो यहाँ एक स्टेप सिर्फ एक्स्ट्रा क्या किया गया है कि जो फासला आपको गिवन है वो किस में गिवन है, इंच में, आपने उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, फीट में। सो जब आपने ये कर लिया तो अब हमने 1.5 को मल्टीप्लाई कर लेना है इस DS से, तो 2 कंडक्टर्स के बंडल के केस में हमारे पास ये चीज़ आ गई है।
यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये 2 कंडक्टर्स के बंडल के लिए फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला नहीं है। अगर आपके पास 3 कंडक्टर्स का बंडल आ जाता है तो फिर आपको फार्मूला उस लिहाज से देखना होगा, लेकिन 2 कंडक्टर्स के लिए हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। सो अब हमने सेकंड स्टेप भी कर लिया। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि अब हमने जो ए फेज के 2 लाइंस हैं, यानी एक सर्किट 1 में भी है, एक सर्किट 2 में भी है, तो हमने दोनों को अब इकट्ठा जब देखना है तो हमने अब सिर्फ क्या इसमें मजीद ऐड करना है, हमने इसके अंदर उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करवाना है जो ए और ए डैश के दरमियान में है। हम ए और ए डैश की डिस्टेंस को इस तरह देखेंगे कि हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे सेंटर्स को जो मिला रही हो, और एक लाइन यहाँ पे डायरेक्ट नीचे लेके आएंगे, और ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। अब हमने ये डी ए डैश बेसिकली इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है, तो हमें इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर को लेके हम ये चीज़ करेंगे। सो अब ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये डिस्टेंसेस हमने कैसे निकालने हैं। सो इससे नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं कि जब आप ये डिस्टेंस निकाल चुके होगे तो उसके बाद यानी अब आपने डी ए डैश क्या दोनों जो बेस और परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर लेके अंडर रूट लिया, और फिर आपने अब जब आपने ए के लिए आपने निकालना है तो आपने क्या किया है, ये अब आपका जी एम आर विद रिस्पेक्ट टू ए आर है, तो ये अब आपने क्या कर दिया, आपने इसको मल्टीप्लाई करके आपने ये एक डी एस ए निकाल लिया है। इसी तरह आपने डी एस बी और डी एस सी भी निकालना है, और जी एम आर इक्विवेलेंट का जो आखिर में फार्मूला आएगा वो हमने क्या करना है कि हमने तीनों जो डिस्टेंस आ रहे हैं इनका अंडर रूट लेके, अब क्योंकि आप 3 डिस्टेंस लिख रहे हो तो इसका मतलब आपने इनका थर्ड रूट लेना है, इनका थर्ड रूट आपने लेके सॉल्व कर लेना है। सो मैं दोबारा स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या करना है कि जब भी हमने जी एम आर एल कैलकुलेट करना है तो हमने सबसे पहले एक सिंगल स्ट्रैंड के लिए आर डैश निकालना है, इन अदर वर्ड्स जो हमें टेबल में वो गिवन होगा या उसी को हम डी एस पी बोल रहे होंगे। फिर हमने क्या करना है, अगर हमारे पास बंडल कंडक्टर मौजूद है तो इसका मतलब है उस अगले स्टेप में हमने बंडल कंडक्टर का फार्मूला यूज करना है। उसके अंदर बंडल कंडक्टर के जो भी फार्मूले आएंगे उनमें 2 टर्म्स आ रही होंगी, एक होगा आर डैश की टर्म आएगी और एक डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा जो कि मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है, यानी यहाँ पे डी 2 दफ़ा हो सकता है, 3 दफ़ा, डिपेंडिंग अपॉन बंडल कैसा है। तो अब आपका आर डैश टेबल से आ गया या आपको गिवन है, और डी भी आपको प्रॉब्लम के अंदर गिवन होगा, तो आपने ये दोनों के ज़रिए आपने क्या निकाल लेना है, बंडल के लिए जी एम आर निकाल लेना है। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास एक ही पोल के ऊपर डबल सर्किट है, जिसका मतलब है कि अब हमने उस दूसरे सर्किट को भी शामिल करना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम यानी ये चीज़ हमने ऑलरेडी निकाल ली है, इसको हम कह लेते हैं डीएसबी बंडल। तो डीएसबी बंडल के साथ हमने क्या करना है, जो दोनों का डिस्टेंस होगा दोनों के दरमियान वो हमने मल्टीप्लाई करना है, रूट लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा ये डी एस ए, यानी ए फेजेस के लिहाज से हमारा जी एम आर आ जाएगा। सिमिलरली हमने बी और सी के लिए भी करना है, और एट द एंड हमने क्या करना है, जी एम आर एल निकालने के लिए हमने क्या करना है, इसका क्यूबिक रूट ले लेना है। फिर हमें इंडक्टेंस का फार्मूला ऑलरेडी पता है कि हमारे पास इंडक्टेंस का फार्मूला होता है 0.2 इंटू नेचुरल लॉग जी एम डी ओवर जी एम आर। अब क्योंकि ये एक सबसे कम्प्लेक्स केस है जिसके अंदर हमारे पास बंडल भी मौजूद है और 2 सर्किट्स भी मौजूद हैं, तो इसमें हमारे पास यहाँ जो जी एम डी होगा वो सिंपल जी एम डी नहीं होगा बल्कि जी एम डी इक्विवेलेंट हो जाएगा, और यहाँ जी एम आर एल बन जाएगा। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.45 मिली हेनरी पर किलोमीटर। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने कैपेसिटेंस निकालनी है तो हमें क्या करना होगा। तो कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला हमें पता है कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है 0.0556, और हमने डिवाइड करना होता है नेचुरल लॉग जी एम डी ओवर जी एम आर, और यहाँ पे अब जी एम डी हमारे पास आ जाएगा जी एम डी इक्विवेलेंट, और जी एम आर बन जाएगा जी एम आर
सी। तो चेंज कहाँ पे आना है, यहाँ जी एम आर के अंदर। जी एम आर सी और जी एम आर एल में फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि जहाँ पे पहले स्टेप में आपने इंडक्टेंस के लिए आर डैश यूज़ किया था, यहाँ पे पहले स्टेप में आप क्या यूज़ करेंगे, आर। बाकी सारे स्टेप्स वही रहेंगे, कोई स्टेप चेंज नहीं होगा। सो अब हम देख लेते हैं कि इस हमने कैसे किया है। सो अब हमारे पास यहाँ पे जो डायमीटर हम इस्तेमाल करेंगे, आउटसाइड डायमीटर। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे आउटसाइड डायमीटर का क्या मतलब है। बेसिकली जो आपको रेडियस गिवन होता है, वो रेडियस ऐसे आप समझ लें कि एक हॉलो कंडक्टर है, उसका गिवन है, तो उसका जो सिर्फ बाउंड्री है वहाँ पे आपका एक्चुअल कंडक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए आउटसाइड डायमीटर हम उसको कह रहे हैं। तो अब आपके पास इसी तरह करके आपने आर, क्योंकि हमें डायमीटर गिवन है, उससे हमने पहले रेडियस निकाल लिया। और ये भी ध्यान रखें कि ये हमें किस में गिवन है, ये हमें इंच में गिवन है। सो इंच में गिवन होने का मतलब ये है कि अब हमें अगर इसको फीट में कन्वर्ट करना है तो हमें 7 इसको 12 से डिवाइड किया, तो ये अब हमारे पास फीट में कन्वर्जन होगी। इसके बाद ये पहला स्टेप कर लिया हमने, जैसे हमने इंडक्टेंस के लिए 3 स्टेप किए थे कि पहले एक अकेले कंडक्टर का रेडियस, फिर बंडल का रेडियस, ओवरऑल जीएमआर, और फिर जो दो सेम फेजेस के डिस्टेंस है उसको हमने उस के अंदर ऐड कर लिया था। उस टर्म में ऐड करने से मतलब है कि हमने मल्टीप्लाई करके उसको ओवरऑल कंप्लीट किया था। यहाँ पे भी इसी तरह ही है कि हमने जो रेडियस है पहले ये निकाल लिया, फिर हमने बंडल के लिए हमने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जो दो कंडक्टर्स के दरमियान, और दो कंडक्टर्स के दरमियान में फासला कितना था, 18 इंच, जिसको हमने फीट में कन्वर्ट कर लिया। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने जो ए और ए डैश के दरमियान फासला है उसको भी इसमें शामिल करना है। सो जब आपने वो स्टेप कर लिया, उसके बाद आपने अब क्या करना है कि आखिर में जी एम आर सी निकालना है। तो जी एम आर सी निकालने के लिए, यानी यहाँ पे जो आर ए है ये बेसिकली किसके बराबर है, आर ए बराबर है आर बंडल्ड मल्टीप्लाई डी ए डैश और अंडर रूट। ठीक है, इसी तरह आर बी आर सी आपने निकाल लिया और आपने इसमें इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट की, तो आपका जी एम आर सी आ गया। और एट द एंड कैपेसिटेंस में इसी तरह हमने जो उसका मेन फार्मूला उसमें वैल्यू पुट की, तो हमारा आंसर आ गया 0.0253 माइक्रोफैरड पर किलोमीटर। सो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। तो अब हम कुछ स्टेप्स को समराइज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर प्रॉब्लम हमारे पास इस तरह का आ जाता है तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो डिफरेंस हमने देखा था वो ये था कि जी एम डी जो है वो दोनों के केस में, चाहे कैपेसिटेंस आपने फाइंड करनी है चाहे आपने इंडक्टेंस फाइंड करनी है, दोनों के केस में क्या रहना है, सेम रहना है। ठीक है, दूसरा स्टेप हमने ये देखा कि जब आपने जीएमडी कैलकुलेट करना है तो आपने सेम फेजेस के दरमियान डिस्टेंस को नहीं शामिल करना, बल्कि एक फेज का दूसरे फेज से जो डिस्टेंस है उनको शामिल करना है। और सिंपल वे ये होगा कि आप सारे डिस्टेंसेस लिख लो, जैसे एक ए सी डैश से, एक बी डैश से, एक बी से, एक सी से, 4 टर्म्स ये होगी। फिर आपने इसको इसी तरह हर एक को करें, यानी यहाँ पे 6 टोटल ये मौजूद हैं पॉइंट्स, तो 6 पॉइंट्स के लिहाज से आपके 4 डिस्टेंसेस करें तो टोटल 24 टर्म्स बन जाए। तो एट द एंड आप 24th रूट ले लें। और अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन जिस तरह हमने डिराइव करके लेके, अगर आपको वो पता है आप वो कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ 2 मेथड, या सेम ही चीज़ थी लेकिन उसको 2 डिफरेंट स्टेप्स के साथ किया हुआ है। तो 2 पॉइंट्स हमारे हो गए कि हमने जीएमडी में क्या करना है और जीएमडी का एक्चुअल जो है वो दोनों केस में सेम है। फिर हमने क्या देखा कि जब आपने जी एम आर एल और जी एम आर सी दोनों में क्या फ़र्क आएगा, दोनों में फ़र्क ये आना है कि जब आपने इंडक्टेंस के लिए यूज़ करना है तो वहाँ पे आपने आर डैश का इस्तेमाल करना है या डी एस का इस्तेमाल करना है, यानी ये दोनों सेम चीज़ें, आर डैश और डी एस। जबकि जब आपके पास आ जाएगा कैपेसिटेंस के लिए आपने ये काम करना होगा, तो वहाँ पे आपको एक्चुअल रेडियस यानी आर इस्तेमाल करना होगा। यानी जो आप टेबल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें एक्चुअल में डायमीटर गिवन है, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लेना है,
रेडियस में। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि जो GMR है उसमें हमने सारी कन्फिग्रेशन, यानी अगर अब आपको जो सबसे यहाँ पे कम्प्लेक्स सर्किट हो सकता है पॉसिबल वो गिवन है कि आपको इसमें बंडल्ड भी हैं और मल्टीपल सर्किट भी हैं। तो अब आपने कैसे करना है कि आपने सबसे पहले एक अकेले कंडक्टर के लिए GMR कैसे निकालते हैं कि उसका अगर आप इंडक्टेंस के लिए निकाल रहे हो तो जो उसका R डैश है या DS है या R इंटू e⁻⁻⁴ ये तीनों सेम चीज़ें हैं, तो वो किया। फिर आपने बंडल के लिए अब करना है, तो बंडल का मतलब है कि आपने देखना है कि हमारे पास बंडल की कन्फिग्रेशन कौन सी है। तो यहाँ पे क्योंकि 2 कंडक्टर्स का बंडल है तो हमने 2 कंडक्टर्स के बंडल का जो फार्मूला है वो यूज़ कर लिया। तीसरा स्टेप हमने क्या करना है कि अब क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सर्किट इन्वॉल्व हैं तो हमने एक फेज के जितने भी चीज होंगे ना, यानी देखें ए और ए डैश का जो फासला है इसको भी इस टर्म में शामिल कर लेना है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखें कि हमारे पास अगेन डबल सर्किट इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे बंडल कंडक्टर्स नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे 3 कंडक्टर्स ABC, ये एक सर्किट है। इसको सपोज करें कि मैं अगर 1 कह देता हूँ, सर्किट 1, और ये हमारे पास सर्किट 2 है और इनका आपस में हमें फासला भी गिवन है। और जो हमें कंडक्टर दिया गया है वो डव है। सो इसका मतलब है कि अब हमें टेबल के अंदर इस कंडक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग डाटा को ढूंढना होगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें GMD और GMR निकालना है तो हम किस तरह की मेथोडोलॉजी को फॉलो करेंगे। आप देख सकते हैं कि अगर हमें GMD निकालना है तो GMD के अंदर हमने हर डिस्टेंस लेना है एक फेज का दूसरे फेज से। यानी अब मैं अगर A के लिए लेता हूं तो DAB, DAC, DAB डैश, DAC डैश, यानी 4 टर्म्स मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएंगी, DAB, DAC, DAB डैश, DAC डैश। सिमिलरली जो इसी को आप B कंडक्टर के लिहाज से लिखोगे, फिर C के, फिर A डैश, फिर B डैश, फिर C, यानी आपके पास टोटल कितनी टर्म्स बन जाएंगी, हर एक कंडक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग 4 टर्म्स आएंगी, तो टोटल आपके पास यहाँ 24 टर्म्स आ जाएंगी। तो अगेन आपने अब क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि आपको ये एक लीनियर लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में कंडक्टर्स दिए हो, तो यहाँ पे कोई भी आपको ट्राइंगल का इस्तेमाल नहीं करना। तो आपने सिंपल इसको कन्वर्ट करके इसमें डिस्टेंस की वैल्यूज पुट करके आपने GMD निकाल लेना है। अब जब हम GMR निकालेंगे तो जो स्टेप्स हमने 3 वहां फॉलो किए हैं, यहाँ पे भी वो 3 स्टेप्स हैं, लेकिन उनमें से एक स्टेप अब नहीं आएगा। पहला हमने क्या स्टेप किया था अकेले कंडक्टर के लिए। तो अगर आप इंडक्टर्स के लिए GMR निकाल रहे हो तो पहले में हमने क्या निकालना है, R डैश। यानी अब अगर मैंने A के लिए निकालना है, A फेज के लिए, तो पहले मैंने इसका R डैश निकाल लिया। अब उसके बाद देखना है मैंने कि ये बंडल है कि नहीं, क्योंकि ये बंडल कंडक्टर नहीं है तो इसका मतलब है जो सेकंड स्टेप हम करते थे बंडल कंडक्टर का फार्मूला वो इस केस में नहीं आएगा। तीसरा स्टेप हमने क्या करना था कि क्योंकि मल्टीपल सर्किट इन्वॉल्व है तो दोनों सर्किट में जो A फेज इन्वॉल्व है उनका आपस में फासला, तो यानी आपने यहाँ पे A और A डैश, तो यहाँ पे आपने आखिर में क्या करना है R डैश इंटू DAA डैश, और इसका अंडर रूट आप लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेसिकली DSA आ जाएगा। अब आपने इसी तरह B और C के लिए निकालना है। तो चौथे स्टेप में आपने जाके क्या करना है, जब GMR L आपने निकालना है तो आपने DSA, DSB, DSC को मल्टीप्लाई करके क्यूबिक रूट ले लेना है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ये चीज़ ऐसी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले इस स्लाइड के अंदर अब हमारे पास क्या है कि हमें GMD निकालना है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि डिस्टेंस सारे हमने ले लिए, ठीक है, और हमने यहाँ पे जो सारी सॉल्व हुआ है वो बेसिकली हम जो फाइनल रिलेशन हमने बनाया था उसके मुताबिक सॉल्व हुआ है। DAB हमने क्या देखा था कि 4 टर्म्स उसमें आती हैं, रूट भी हमने 4 लिया। इसी तरह DBC की भी 4 टर्म्स थी और उसका रूट 4 था, और DAC की भी 4 टर्म्स थी और इसका भी रूट क्या हमने 4 लिया।
फिर हमने क्या किया कि ये जो हमने डी ए बी, डी ए सी और डी बी सी, इन तीनों को हमने रूट के रखना है, तो 3 डिस्टेंस है, तो हमने आखिर में क्यूबिक रूट लिया, तो हमारे पास जो होगा इक्विवेलेंट या जीएमडी इक्विवेलेंट निकल आएगा। उसके बाद अब जब GMRL निकालना है, तो अभी उसके सारे स्टेप्स मैंने डिफाइन किए हैं आपको। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, टेबल से हमने DS या इन अदर वर्ड्स R' या इन अदर वर्ड R इंटू e⁻⁻⁴, यानी ये अब आपने ये सॉल्व नहीं करनी है, अल्टीमेटली यहाँ पे इसके अंदर हुआ है, तो आपने ये चीज़ नहीं निकालनी। सो अब ये तीनों चीज़ें आप जो भी आप फॉलो करें, यानी आपके यहाँ पे जो सिंबल है ये मैटर नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ क्या है। तो DS जो आपने है टेबल से निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, देखना था कि ये बंडल्ड है कि नहीं है। क्योंकि इस केस में बंडल नहीं है, तो हम उस स्टेप को स्किप करके हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि क्योंकि मल्टीपल सर्किट इन्वॉल्व है, तो अब आपने इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस को आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है जो DAA' है। अब यहाँ पे सिर्फ एक बात का ये ध्यान रखिएगा कि जो आपको गिवन है, जो आपने वहाँ से डाटा लिया है, वो आपको किस में गिवन है, ये आपको गिवन है फीट की फॉर्म में। तो अब आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। सो इसी तरह आपने DS से निकाल लिया, फिर DSB हमने इसी मेथड से निकालना है, और DSC, और आखिर में जब हमने GMRL निकालना है, GMRL, उसमें हमने क्या करना है, इन तीनों डिस्टेंसेस को DSA, DSB, DSC, इन तीनों को लेके इसका क्यूबिक रूट ले लेना है। सो यहाँ पे यही चीज़ कुछ इस तरह से होगी। सो अब हमने आखिर में जो इंडक्टेंस का फार्मूला है उसमें पुट किया और हमारे पास आंसर निकल आया। सो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई इतना कम्प्लेक्स चीज़ नहीं। अगर आप बेसिक मेथोडोलॉजी को फॉलो करते जाएं तो कहीं पे भी हमने जो मेन स्टेप्स हैं उससे हम डेविएट हमने नहीं किया। इसी तरह जब आपने कैपेसिटेंस निकालनी है, GMD जो हमने पहले केस में निकालना है वही रहना है। GMR में फ़र्क क्या आना है कि वहाँ पे आपने वैल्यू DS यूज़ की थी, यहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, आउटसाइड डायमीटर या रेडियस। क्योंकि हमें टेबल में डायमीटर गिवन है तो हम उसको रेडियस में खुद कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद GMRC निकालने के लिए हमें RA, RB, RC निकालना, और RA हम पहले देख चुके हैं कि जो आपने रेडियस निकाला था, यानी आप अगर सपोज कर फार्मूले को डायरेक्ट नहीं आपको पता तो आप क्या कर सकते हो कि आप पहले आपने वही अकेले कंडक्टर का रेडियस निकाला, फिर आपने देखना है बंडल है कि नहीं है। अब इस केस में बंडल नहीं है तो आपने वो स्टेप स्किप कर दिया। फिर अगले स्टेप में आपने देखना है कि क्योंकि ये मल्टीपल सर्किट इन्वॉल्व हैं तो आपने इस रेडियस को मल्टीप्लाई कर लेना है जो दोनों फेजेस के दरमियान फासला है, यानी सेम फेजेस यानी दोनों सर्किट के सेम फेजेस, यानी DAA', और उसका अंडर रूट ले लिया तो ये आपका RA आ गया। इसी तरह RB, RC कैलकुलेट करके आपने इसके बाद इन तीनों को इकट्ठा करके आपने इसका क्यूबिक रूट ले लेना है, और आखिर में कैपेसिटेंस के फार्मूले में पुट करके आपका ये आंसर निकल आएगा।